नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस एसजी क्लासेस की साइंस क्लास में। मैं मोहित पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को लेके दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में रेज हो जाता है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। मैंने फ्रिक्शन को पॉइंट आउट कर करके पॉइंट्स के फॉर्म में इस चैप्टर को बनाया है, खासतौर पे आप लोगों के लिए, ताकि आपको ईजी वे में फ्रिक्शन समझ में आ जाए। तो दोस्तों फ्रिक्शन होता क्या है? जब भी रिलेटिव मोशन होता है दो बॉडीज़ के बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो फ्रिक्शनल फोर्स वहीं जनरेट होती है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? इट इज़ फोर्स विच अपोजिज, यह विरोध करती है, यह वह फोर्स होती है जो विरोध करती है, विच अपोजिज द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव शब्द दोस्तों अंडरलाइन कर लीजिएगा। रिलेटिव का अर्थ होता है जब भी दो सरफेस के बीच में मोशन हो रहा होता है, उस मोशन में, उस क्रिया में दो सरफेस का इस्तेमाल हो रहा होता है, तो रिलेटिव मोशन होता है। तो मान लीजिए बाइक अगर रोड पर चल रही है, तो बाइक के टायर्स और रोड के सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। तो यह वह फोर्स होती है, वह बल होता है जो विरोध करती है रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों फ्रिक्शनल फोर्स जो होती हैं वह दो तरह की होती हैं। एक होता है दोस्तों हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक यानी विराम अवस्था में, जब कोई वस्तु रखी होती है विराम अवस्था में, उस किसी सरफेस पे, मान लीजिए कोई टेबल रखा है, मान लीजिए दोस्तों कि कोई टेबल रखा हुआ है किसी फर्श पर, एक मान लीजिए टेबल रखा है। स्टैटिक फ्रिक्शन, यह फ्रिक्शन क्या होता है? मान लीजिए कोई वस्तु है और वह ऐसे फर्श पर रखी हुई है, तो अब उस वस्तु और फर्श के बीच में जो घर्षण बल लग रहा है उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन को दोस्तों घर्षण कहा जाता है। घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण जो लगता है विराम अवस्था में रखी हुई वस्तुओं पर, उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन दोस्तों मैंने आपको कहा था, ये जो काइनेटिक शब्द है यह मूवमेंट से रिलेटेड है, मोशन से रिलेटेड है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है दोस्तों वह चलती हुई, मोशन करती हुई वस्तुओं के बीच में लगता है। ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको विस्तार पूर्वक स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को समझाता हूं। देखिए दोस्तों स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इसकी परिभाषा देख लीजिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। द फ्रिक्शनल फोर्स विच इंट्रोड्यूस, वह फ्रिक्शनल फोर्स जो कि उत्पन्न हो जाती है, इंट्रोड्यूस होती है। फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स वह घर्षण बल विच इज इंट्रोड्यूस, वह घर्षण बल जो इंट्रोड्यूस हो जाता है व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, when there is no relative motion, when there is no relative motion between bodies, यानी जब दोनों बॉडीज के बीच में कोई गति नहीं हो रही होती, कोई मोशन नहीं हो रहा होता, तब हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है बिटवीन बॉडीज। स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स वह घर्षण बल जो कि विराम अवस्था में लगी हुई चीज़ों और सरफेस के बीच में, यानी वह जब सरफेस के बीच में विराम अवस्था में चीज़ रखी होती है तो जो घर्षण बल उत्पन्न होता है उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे टेबल रखा हुआ है, चेयर रखी हुई है, हमारा ये पेन रखा हुआ है अगर टेबल पर, तो उस पर कौन सा घर्षण बल लग रहा है दोस्तों? ये सभी उदाहरण है स्टैटिक फ्रिक्शन के, यानी विराम अवस्था के घर्षण बल के। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट आप नोट करके लिखिएगा, इट इज़ सेल्फ एडजस्टिंग, यानी यह स्वतः ही एडजस्ट हो जाता है, यानी कम हो जाता है और ज़्यादा हो जाता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है।
कहते हैं ना सेल्फ एडजस्टमेंट, खुद से एडजस्टमेंट कर लेता है, यह खुद से एडजस्टमेंट कर लेता है दोस्तों, खुद से कम हो जाए, ज़्यादा हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा, ऊपर का एरो ज़्यादा के लिए, नीचे का एरो कम के लिए। तो इट इज़ सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, यह सेल्फ एडजस्टमेंट अपने आप कर लेता है, कम या ज़्यादा हो जाता है। अब आपको मैं उदाहरण देता हूँ कि ये कैसे कम या ज़्यादा हो जाता है। तीसरा पॉइंट नीचे नोट करके लिखिएगा, इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू बिकम्स मैक्सिमम, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? इट्स वैल्यू बिकम्स मैक्सिमम, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है दोस्तों? जब अ बॉडी इज, अभी मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा आपको, अ बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड, जब कोई बॉडी स्लाइड करने वाली ही होती है, स्लाइड का मतलब फिसलना। आप बताइए, जब आप फिसलने वाले होते हैं, जब मान लीजिए हम चल रहे हैं अर्थ सरफेस पर, अगर मान लीजिए हमारा पैर फिसला, या मान लीजिए हम खड़े हैं और हमें कोई धक्का दे रहा है, या ढलान पर किसी ने हमें खड़े खड़े धक्का दिया, तो हमारी बॉडी अपोज करती है, यानी वो फ्रिक्शनल फोर्स होती है जो अपोज करती है कि नहीं, मैं नहीं गिरने दूंगी। वही फोर्स होती है जो लिमिटिंग फोर्स, सबसे ज़्यादा मात्रा होती है उस फोर्स की, कब? जब कोई बॉडी गिरने वाली होती है। मान लीजिए कोई बॉल रखी है यहाँ पर, अब वो बॉल यहाँ रखी है तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है दोस्तों, विराम अवस्था में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन बॉल जैसे ही इस पॉइंट पर आएगी, इस पॉइंट पर, यानी अब वह जस्ट फिसलने ही वाली है, मतलब ढनकने वाली है, ढलान पर आती है, जैसी बॉडी नीचे खिसकने वाली है, बस इसी समय जिस फ्रिक्शन की वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो उसे गिरने से रोकती है, तो घर्षण बल बहुत ज़्यादा हो जाता है इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर अ बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड, बस फिसलने ही वाली होती है, उस पॉइंट पर घर्षण बल बहुत ज़्यादा लगता है, और उसे हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड, दोस्तों याद रखिएगा, इसे हम बोलते हैं, इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी सीमित घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी सीमित घर्षण। आपसे पूछा जाए सीमित घर्षण क्या होता है, कि जब बॉडी जस्ट फिसलने वाली होती है, जस्ट लुढ़कने वाली होती है, उसी समय लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, घर्षण बल होता है, उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और फ्रिक्शन के चैप्टर में लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे मैक्सिमम होगा। सबसे ज़्यादा कौन सी तरह का फ्रिक्शन होगा ऐसा पूछा जाए, 4 तरह के फ्रिक्शन दिए हों, आप लिमिटिंग फ्रिक्शन को टिक करके आइएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी जिसे हम बोलते हैं दोस्तों सीमित घर्षण, दोस्तों जिसे हम क्या बोलते हैं? सीमित घर्षण, जिसे हम कहते हैं सीमित घर्षण। लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमित घर्षण। आइए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी। अब दोस्तों लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है मैक्सिमम? दोस्तों स्टैटिक फ्रिक्शन एट मैक्सिमम वैल्यू, अपने हाईएस्ट वैल्यू पर, जब स्टैटिक फ्रिक्शन अपने चरम पर होता है, विराम का जो घर्षण होता है जब अपने चरम पर होता है, अपने पीक पर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो दोस्तों लिमिटिंग फ्रिक्शन मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, सीमित घर्षण। इज कॉल्ड, ये हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी सीमित घर्षण। आपने शब्द पढ़ा होगा आज से पहले, अगर नहीं समझ में आया तो समझ लीजिए। जब कोई बॉडी जस्ट स्लाइड करने ही वाली होती है तो उसके ऊपर जो घर्षण बल लगता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग
फ्रिक्शन, सबसे ज़्यादा मात्रा इसकी होती है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, दूसरे तरह का जो फ्रिक्शन है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन। दूसरी तरह का जो फ्रिक्शन है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी काइनेटिक घर्षण। यानी काइनेटिक का मतलब मोशन, जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है, मोशन, गति, जब कोई बॉडी गति में होती है दोस्तों, तो आप लिखिए फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इंट्रोड्यूस, यानी इंट्रोड्यूस का मतलब उत्पन्न होना या जो मिलती है हमें जब दो वस्तुएं, जब कोई वस्तु मूव कर रही होती है किसी सरफेस पर, उनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स उत्पन्न होती है। जब वस्तु मूव कर रही होती है, मान लीजिए बाइक रोड पर चल रही है दोस्तों, तो बाइक के टायर और सरफेस के बीच में जो भी फ्रिक्शनल फोर्स उत्पन्न होती है उसे काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। बहुत ध्यान से पढ़ना दोस्तों, इससे क्वेश्चन आता है इंट्रोड्यूस when there is, जब भी रिलेटिव मोशन स्टैटिक में था कि जब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा था, विराम की अवस्था में है, लेकिन काइनेटिक में जब वस्तु विराम की अवस्था में नहीं है, जब रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव मतलब दो चीज़ों के बीच में, जब दो चीज़ों के बीच में मोशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। इसके कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, बाइक चल रही है, ट्रक चल रहा है, हम हाथों को रब कर रहे हैं, तो वो हीट किस लिए आ रही है, क्या है हीट, क्यों रब करने से आ रही है हीट, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मान लीजिए आप अगर बर्फ़ पर चलेंगे, जब आप सड़क पर चलते हैं तो आसानी से चलते हैं, मार्बल पर थोड़ी और दिक्कत होती है, पैर फिसलने लग जाता है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स सड़क पर ज़्यादा थी, घर्षण बल ज़्यादा था, काइनेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा था जब आप चल रहे थे, क्योंकि आप चल रहे थे उस फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। तो सड़क पर काइनेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा था, मार्बल पर थोड़ा कम हुआ, लेकिन अब वहीं आपको अगर बर्फ़ पर चलना पड़े तो फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम हो जाती है, इसीलिए बर्फ़ पर चलना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू बशर्ते रोड पर चलना। तो बर्फ़ पर आदमी नहीं चल पाता ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल के कम होने के कारण। रोड पर आदमी आसानी से चल लेता है घर्षण बल होने ज़्यादा होने के कारण। अब देखिए दोस्तों, टू बॉडीज़, इसके पॉइंट नोट कीजिएगा दोस्तों कि काइनेटिक, हमेशा याद रखिएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, मैं KF से डिनोट कर रहा हूँ, K फॉर काइनेटिक, F फॉर फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, ये बात याद रखिएगा। ये एक नंबर में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा ज़्यादा होगा सभी फ्रिक्शन से। जब बॉडी, मैंने आपको बताया, विराम की अवस्था में होती है और जस्ट स्लाइड गिरने ही वाली होती है, तो हमारा कौन सा बल लगता है, सीमित घर्षण बल लगता है, उत्पन्न होता है, तो उसे हम बोलते हैं कि काइनेटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। दूसरा पॉइंट, काइनेटिक फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है और किस पे नहीं डिपेंड करता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिपेंड, निर्भर करना, डिपेंड ऑन रिलेटिव स्पीड। समझ रहे हैं आप? इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रिलेटिव स्पीड का। मान लीजिए बाइक जा रही है, आपको एग्जांपल देगा, मान लीजिए बाइक जा रही है और ट्रक जा रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा होगी, तो आपको स्पीड से कोई मतलब नहीं है। वो बोलेगा बाइक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है और दूसरी बाइक या दूसरा ट्रक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, तो आपको बाइक की या ट्रक की स्पीड से कोई मतलब नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स सभी के लिए एक समान रहती है, क्योंकि ये निर्भर ही नहीं करती। मैंने क्या लिखा है, निर्भर नहीं करती, किस पर दोस्तों, निर्भर ही नहीं करती, किस पे,
रिलेटिव स्पीड पर यानी वेग पर निर्भर नहीं करती है दोस्तों। सरफेस और ऑब्जेक्ट जो बॉडी होती है, जो वस्तु होती है, उसके वेग पर ये डिपेंड नहीं करती। तीसरा पॉइंट दोस्तों, काइनेटिक फ्रिक्शन, जब गति में वस्तु होती है तो उस पर जो घर्षण बल लगता है, उत्पन्न होता है घर्षण बल, यह नॉट डिपेंड यानी डिपेंड नहीं करता किस पे दोस्तों, ये डिपेंड नहीं करता है माइक्रोस्कोपिक एरिया पे, मैक्रोस्कोपिक एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। अब आप कहेंगे ये क्या है सर, तो जान लीजिए अगर बाइक चल रही है और ट्रक चल रही है, क्योंकि बाइक के टायर्स जो होते हैं वो थोड़े पतले होते हैं, थोड़े कम चौड़े होते हैं, और ट्रक के टायर थोड़े ज़्यादा चौड़े होते हैं, तो बच्चे सोचते हैं कि ट्रक के टायर में ज़्यादा काइनेटिक फ्रिक्शन उत्पन्न हो रही होगी और बाइक के टायर में कम उत्पन्न नहीं हो कम काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स उत्पन्न हो रही होगी। पर ऐसा दोस्तों नहीं होता, क्योंकि विज्ञान कहता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन ना तो स्पीड पर निर्भर करता है, रिलेटिव स्पीड पर, और ना ही मैक्रोस्कोपिक एरिया पर। तो आप एरिया और स्पीड को फ्रिक्शनल फोर्स से रिलेट नहीं करेंगे, सेम लिख देंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स दोनों के लिए सेम होगी। फ्रिक्शनल फोर्स इज सेम फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है दोस्तों, अब आप फोर्थ पॉइंट नोट करें कि किस पर निर्भर करता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन दोस्तों निर्भर करता है यानी डिपेंड्स अपॉन, काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन किस पर, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी जिस सरफेस पर वो चल रहा है उसकी प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी जिस सरफेस पर वो चल रहा है। मान लीजिए मैं एक हाथ को दूसरे हाथ पर रब कर रहा हूँ, तो हाथ और दूसरा हाथ किस तरह का सरफेस है उस पर डिपेंड करता है काइनेटिक फ्रिक्शन। मान लीजिए आप रोड पर चल रहे हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि रफ सरफेस पर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है। नेचर का मतलब प्रकृति, किसकी प्रकृति, जिस सरफेस पर हम चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है मैंने बताया डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी जिस चीज़ को स्पर्श कर रखा है ऑब्जेक्ट ने, जिस भी कॉन्टैक्ट को स्पर्श कर रखा है ऑब्जेक्ट ने, उस पर डिपेंड करता है। यानी काइनेटिक फ्रिक्शन मोर होता है, ज़्यादा होता है रफ सरफेस पर। जब भी खुरदुरा होगा सरफेस, रफ मतलब खुरदुरा सरफेस होगा, यानी रोड पर। अगर ऐसा होता दोस्तों, अगर ऐसा ना होता तो हम रोड्स को, अब देखिए, तो हम रोड्स को क्या करते, रोड्स को मार्बल का बिछवा देते, रोड्स पे हम बहुत प्लेन रोड्स बनाते, पर उसमें छोटी छोटी कंक्रीट डाली जाती हैं ताकि वो थोड़ा सा रफ रहे, रोड थोड़ा रफ रहता है। तो हमारी बाइक के टायर्स देखिए आप, टायर्स को रबड़ का बनाया जाता है, रबर फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। अब वो जो रबर होता है बाइक के टायर का, उसमें कुछ कटिंग भी डाली जाती है, डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। वो डिज़ाइंस दोस्तों सुंदर लगने के लिए नहीं बनाए जाते, वो डिज़ाइंस इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वह अच्छे प्रकार से काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर सके, ताकि गाड़ी फिसले ना, स्लाइड ना करे, आसानी से रोड पर चल सके। तो ये एग्जाम्पल भी आता है एग्ज़ाम में कि टायर्स में जो कट्स बनाए जाते हैं, डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, वो किस लिए, जस्ट टू मेंटेन द फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कराने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो रफ सरफेस पे ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होती है, और स्मूथ सरफेस होगा, यानी अगर बर्फ़ होगी या मार्बल होगा उस पर आदमी नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाती है। आपको आंसर देना है दोनों एग्जाम्पल का। मान लीजिए बाइक के टायर्स का एग्जाम्पल आता है, बाइक के टायर्स का एग्जाम्पल आता है, तो आपको ऑप्शन में लेना है प्रोवाइड्स फ्रिक्शनल फोर्स या काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है दोस्तों, फ्रिक्शनल फोर्स के लिए। या आपको एग्जाम्पल आता है फ्रिक्शनल फोर्स को कम करने का, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स स्मूथ होती है, स्मूथ सरफेस पर लेस होती है, यानी कम होगी। तो अगर दोस्तों बाइक का टायर है तो प्रोवाइड फ्रिक्शनल फोर्स,
और अगर आपको एग्जाम्पल आता है ग्रीसिंग का, लुब्रिकेशन का, मान लीजिए किसी भी चीज़ को लुब्रिकेट करते हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स के रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स के रोटेटिंग पार्ट होते हैं, जैसे बियरिंग्स होती हैं वह गोल बनी होती हैं, और बियरिंग्स में हम ग्रीसिंग करते हैं दोस्तों। मोटर के शाफ्ट में ग्रीसिंग होती है, हमारी गाड़ी के इंजन में ऑयल्स डाला जाता है, लुब्रिकेंट ही तो होता है, वह क्या करता है, फ्रिक्शनल फोर्स को कम करता है। तो लुब्रिकेशन क्या प्रोवाइड करता है, क्या करता है, रिड्यूस्ड फ्रिक्शन, यह घर्षण बल को कम करता है। तो दोस्तों कहीं हमारी डेली लाइफ में घर्षण बल को ज़्यादा करने की आवश्यकता है और कहीं हमारी डेली लाइफ में घर्षण बल को कम करने की भी आवश्यकता है। तो आवश्यकता के अनुसार हम घर्षण बल को कम और ज़्यादा करते रहते हैं। दोस्तों अब देखिए आप, अगर आपको आइस का एग्जांपल देता है कि बर्फ़ पर चलना, वॉकिंग ऑन आइस इज़ डिफ़िकल्ट, वॉकिंग ऑन आइस डिफ़िकल्ट होता है, तो उस एग्जांपल में आप क्या लिखेंगे दोस्तों, वॉकिंग ऑफ आइस इज डिफिकल्ट, ऑन आइस इज डिफिकल्ट, बर्फ़ पे चलना मुश्किल होता है ड्यू टू लेस फ्रिक्शनल फोर्स, ड्यू टू लेस फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जांपल हुए आपके काइनेटिक फ्रिक्शन के। और उन्होंने एक चीज़ और आपको बताई, आप याद रखिएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से दोस्तों। अब मैं आगे चलता हूँ उसी क्रम में और आपको एक और फ्रिक्शन बताता हूँ जिसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन बहुत इजी है दोस्तों। जब कोई वस्तु रोटेट करती है, रोल करती है, सॉरी, व्हेन बॉडी रोल्स ऑन सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, जब कोई बॉडी किसी और बॉडी के सरफेस पर, जब कोई वस्तु, देखिए मान लीजिए ज़मीन है, ये हमारी क्या है, अर्थ सरफेस, इस पर अगर कोई बॉल रखी है वह रोल करती है, कोई पहिया रखा है मान लीजिए, वह चलता है, रोल करता है। इसीलिए दोस्तों वस्तुओं को गोल क्यों बनाया गया, चलने वाली जितने भी पार्ट्स होते हैं, जिन्हें भी मूव कराना है आसानी से, उन्हें हम गोल शेप देते हैं, रोलिंग, ताकि रोलिंग क्योंकि हमें पता है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वह सबसे कम होता है, फ्रिक्शन बल जो होता है, रोलिंग फ्रिक्शन बल, वह सबसे कम होता है। इसीलिए जितनी भी मशीन्स के रोटेटिंग पार्ट्स हैं उन्हें गोल बनाया जाता है। दोस्तों आप सोच के देखिए, अगर बाइक के टायर स्क्वायर की शेप में होते तो क्या आप आसानी से बाइक चला पाते, इम्पॉसिबल होता, बहुत दिक्कत होती। और बाइक के टायर अगर हेक्सागोनल शेप में होते, बहुत मुश्किल, फ्रिक्शन वर्क करता। लेकिन बाइक के टायर अगर गोल शेप में हैं तो वो रोल करते हैं, सरफेस पे घूमते हैं। तो रोलिंग फ्रिक्शन, जब कोई वस्तु किसी लेयर पर, किसी भी सरफेस पर, ठीक है, रोल होती है दोस्तों, तो उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, यानी अब मेरे पास फ्रिक्शन में एक निचोड़ निकल के आता है, रिजल्ट क्या आता है कि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम, उससे ज़्यादा काइनेटिक फ्रिक्शन और हाईएस्ट होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस तरह से आप लोग इसे लर्न कर लीजिएगा दोस्तों। तो हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है और यह अपनी वैल्यू मैक्सिमम करता है जब बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड होती है, तो उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा काइनेटिक फ्रिक्शन कब होता है, जब दो बॉडीज़ मूवमेंट करती हैं दोस्तों। और कई पॉइंट्स पढ़े हमने, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, आपके सामने है। दूसरा हमने पढ़ा मैक्रोस्कोपिक एरिया से इंडिपेंडेंट होता है, यानी एरिया पे डिपेंड नहीं करता, कितनी चौड़ी वस्तु है, कितना क्षेत्रफल घेर के वो चल रही है, ये डिपेंड नहीं करता है। काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों वस्तुओं के लिए सेम होगा, यदि वो कम एरिया घेर रही है या ज़्यादा एरिया कवर कर रही है। काइनेटिक फ्रिक्शन स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, वस्तु की स्पीड क्या है सरफेस के साथ में, उस पर डिपेंड नहीं करता। दोनों वस्तुएं जो तेज़ चल रही हैं या धीरे चल रही हैं, दोनों के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन एक जैसा होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए हमने तीसरा पढ़ा कि यह लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन, जो कि जब बॉडी रोल करती है तो हमें रोलिंग फ्रिक्शन उत्पन्न होता है। तो दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और तो जो दो बेहतरीन फोर्स
जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि हमारी डेली लाइफ में हम लोग महसूस करते हैं, यह दो फोर्सेस, इसको आप लोग अच्छे से जान लीजिए। सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अभिकेंद्रीय बल, भी अभिकेंद्रीय बल, यानी ये केंद्र की ओर लगता है। और कब लगेगा दोस्तों, जब हम सीधे रास्ते पर चल रहे होंगे तब नहीं लगेगा ये, जब हम सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होंगे। कोई भी वस्तु जब सर्कुलर पाथ में मूव करती है, यानी एक गोल शेप के पार्क में आप दौड़ लगा रहे हैं, मान लीजिए प्लैनेट्स सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, मान लीजिए एटम के अंदर न्यूक्लियस के बाहरी क्षेत्र में ऑर्बिट्स होती हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। तो ये किस लिए मूव करते हैं दोस्तों, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। तो हम ये कह सकते हैं कि when a body moves in a सर्कुलर पाथ, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है, मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। अब मैंने एक चीज़ और बताई दोस्तों, 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो वो हर पॉइंट पे अपनी वेलोसिटी और दिशा बदलती है। 2 पॉइंट, चेंजेस इट्स, इसे पॉइंट्स समझ के लिखिएगा, चेंजेस इट्स वेलोसिटी एंड डायरेक्शन, वो अपनी दिशा और वेलोसिटी बदलती है। और जब दिशा और वेलोसिटी बदलती है तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, अगर वेलोसिटी बदलती है कोई वस्तु सर्कुलर पाथ में घूमेगी तो वेलोसिटी चेंज करेगी, और वेलोसिटी चेंज करेगी तो दोस्तों उसे हम एक्सेलरेशन भी कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी जो वेग में बदलाव आता है, जिस मोशन में, जिस गति में वेग में बदलाव आता है, उसे हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं, एक्सेलरेशन भी कहते हैं, त्वरण भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, जब कोई वस्तु गोल सरफेस में, यानी सर्कुलर पाथ पे घूमती है, तो एक फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन, उसकी दिशा के परपेंडिकुलर एक फोर्स बराबर लग रही होती है सेंटर की तरफ। ठीक है, फोर्स एक्ट टुवर्ड्स सेंटर of path is called centripetal और अभिकेंद्रीय बल। उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो अभिकेंद्रीय बल आप सिंपल समझ लीजिए कि वह अंदर की ओर लगता है। सर्कुलर पाथ में अंदर की ओर जो बल लगता है किसी भी वस्तु जो कि गोल चक्कर काट रही है, सर्कुलर पाथ का राउंड काट रही है, चल रही है सर्कुलर पाथ में, सेंटर की ओर उसके ऊपर बल लगता है, उसी बल को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। केंद्र की ओर बल लगता है। इसके एग्जाम्पल आपको आ सकते हैं, जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन, प्लैनेट सूरज का चक्कर काट रहे हैं, वो किस लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, क्योंकि सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। दूसरा, स्टोन विरल्ड, दोस्तों विरल्ड का मतलब होता है घुमाना। विरल्ड, जब भी किसी, मान लीजिए रस्सी में एक पत्थर बांध के उसे घुमाया जाता है, मान लीजिए ऐसे करके घुमाया जाता है, तो बच्चा पत्थर बांध के घुमाता है। तो ये भी एग्जाम्पल आता है एग्जाम में कि अगर कोई बच्चा पत्थर बांध के रस्सी में घुमा रहा है तो वह किस बल के कारण सर्कुलर पाथ काटता है। तो स्टोन विरल्ड अटैच्ड टू स्ट्रिंग, वह किसके कारण होता है दोस्तों, वह सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, किसके कारण दोस्तों, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। अब दोस्तों एक एग्जांपल और आप लिखिए कि जब भी कोई सर्कुलर पाथ में साइक्लिस्ट
या हम बाइक ड्राइव करते हैं, साइकिलिस्ट और बाइक ड्राइवर बेंड्स, क्या होता है, वो झुक जाता है, बेंड्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ आवर, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। यानी जो साइकिल चलाने वाला राइडर है, जो बाइक चलाने वाला राइडर है, वह बाइक चलाने वाला राइडर थोड़ा सा झुक जाता है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा जब आप किसी सर्कुलर पाथ में गोल चक्कर काट रहे होते हैं या कहीं पर मोड़ आता है, ज़्यादा मोड़ आता है रोड पे, तो आपकी बाइक थोड़ा सा झुक जाती है। वो दोस्तों किस वजह से झुक जाती है? ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। वही सेंट्रीपिटल फोर्स आपको सेंटर की तरफ झुका देती है, उसे हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। तो ये उदाहरण एग्जाम में आ जाता है दोस्तों कि एक बाइक ड्राइवर और साइकिलिस्ट सेंटर की ओर झुक जाता है या इनर एज की ओर झुक जाता है। जब हम यहाँ पर चलते हैं वह इनर एज की ओर झुक जाता है, तो इसे बोलते हैं इनर एज। और अगर वो इस तरफ झुकेगा तो आउटर एज। तो वह झुक जाता है, किस लिए, किस वजह से झुकता है दोस्तों? वो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण झुकता है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आपसे कोई पूछे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, इसे बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। वह अभिकेंद्रीय था, ये अपकेंद्रीय बल, यानी वह सेंटर की तरफ लगता है। और दोस्तों सेंट्रीपेटल फोर्स में आप ये भी कह सकते हो कि यह वह फोर्स है जिसके कारण, यह वह बल होता है जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु सर्कुलर पाथ में घूमती है। दोनों बातें सही हैं कि जब वस्तु सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसके ऊपर वह अपनी दिशा और वेग बदलती है, तो उसके ऊपर सेंटर की तरफ, अंदर की तरफ एक बल लगता है जिसे सेंट्रीपेटल या अभी केंद्रीय बल बोलते हैं। या फिर जो बल वस्तु को सर्कुलर पाथ में घूमने में मदद करता है, जो बल वस्तु को सर्कुलर पाथ में घूमने में मदद करता है, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है दोस्तों? बस सिंपल आप समझ लीजिए कि जो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट यानी विपरीत दिशा में बाहर की ओर लग रहा होता है, उसी को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सिर्फ आप चीज़ों को समझिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अपनी डेली लाइफ में, अपनी लाइफ में इसे एक्सपीरियंस कीजिए। जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम कहता है एक्शन का रिएक्शन होता है। तो जस्ट सेंट्रीपिटल फोर्स जब सेंटर की ओर लग रही होती है सर्कुलर पाथ के, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर उसी समय लग रही होती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के दो उदाहरण बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट करके लिखिएगा कि ड्रायर्स ऑफ वॉशिंग मशीन, हमारी वॉशिंग मशीन के ड्रायर्स, ठीक है दोस्तों, ड्रायर्स ऑफ वॉशिंग मशीन का एग्जांपल आएगा, आप लिखेंगे वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही वह पानी को कपड़े से बाहर फेंकता है। आप देखते हैं ड्रायर गोल घूमता है, जब हम उसे ऑपरेट करते हैं तो ड्रायर गोल घूमता है और पानी को क्या करता है, कपड़े से निचोड़ के बाहर फेंकता है। वही पानी फिर हमारा मशीन से बाहर निकल जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही ड्रायर मशीन जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही पानी को बाहर फेंक पाती है। क्रीम सेपरेटर, दोस्तों दूध से क्रीम निकाली जाती है, दही को फेंटते हैं आप घर में मथनी से, क्या कर रहे हैं आप, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। वह मथनी चलाते चलाते घी को या क्रीम को क्या कर देती है, सेपरेट, दही से बाहर कर देती है। तो आप लिखेंगे क्रीम सेपरेटर वर्क्स होना, क्रीम सेपरेटर का एग्जाम्पल है, ठीक है दोस्तों। तो क्रीम सेपरेटर, क्रीम सेपरेट करना यानी क्रीम दूध से निकालना। अब दोस्तों इसी पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे ध्यान आ गया, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि अगर दूध से क्रीम निकाल ली जाए तो उसका घनत्व बढ़ेगा या घटेगा। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि दूध में से क्रीम निकाल ली गई तो दूध का घनत्व घट गया है, पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है। इफ़, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आप नोट कर लीजिएगा, इफ़ क्रीम इज सेपरेटेड, घनत्व तो बढ़ जाता है, नोट, इफ क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क इट्स डेंसिटी इंक्रीजेज, इट्स डेंसिटी इंक्रीजेज।
दोस्तों जो आप नॉर्मल लाइफ में सोचते हैं विज्ञान ऐसे नहीं चलता है, विज्ञान तथ्यों पर चलता है। तो विज्ञान कहता है कि दूध में से क्रीम निकाल ली जाए, आसान शब्दों में दूध में से क्रीम निकाल ली जाए तो उसका घनत्व, और घनत्व मैंने आपको बताया था डेंसिटी बराबर होती है, यानी घनत्व क्या होता है दोस्तों, उसका मास और उसका वॉल्यूम। तो मास अपॉन उसका दोस्तों वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी जो घनत्व होता है वह बढ़ जाता है, डेंसिटी इंक्रीजेज। दूध में से क्रीम निकाल ली जाए तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, दूध में से क्रीम निकाल लिया जाए तो डेंसिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, इंक्रीजेज। तो दोस्तों मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिए कि सूर्य का चक्कर काटते हैं प्लैनेट्स, सेंट्रीपेटल फोर्स, और आपका एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स अपनी ऑर्बिट में न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं, बाहर निकल के नहीं भाग पाते सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण। बच्चा स्टोन बांध करके विरल्ड करता है सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल्स आप अच्छे से पढ़िएगा, अगली क्लास में कुछ नया टॉपिक लेके आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, और अपना कमेंट भी आप दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।